हेलो दोस्तों, साथियों हम हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और हिस्ट्री में हम अभी तक पाषाण काल को कंप्लीट कर चुके हैं। पाषाण काल के अंतर्गत पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों टॉपिक्स पर हम बात कर चुके हैं। ऑलरेडी हम इन पर क्लास कर चुके हैं। आज हम उससे आगे हिस्ट्री में बढ़ेंगे और हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के तहत, और वो टॉपिक होगा हमारा हड़प्पा सभ्यता। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करने जा रहे हैं, यहाँ से इस टॉपिक्स के क्वेश्चन हमेशा उनमें बनते ही हैं, चाहे वो आपका वनडे एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। सभी एग्ज़ाम्स में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनेंगे, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो साथियों, आज हम हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करने जा रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता को हम चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। उसके प्रत्येक पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम पूरे हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से समझ सकें और उससे संबंधित जो भी मुख्य पॉइंट हैं, जो भी मुख्य तथ्य हैं, उन सभी को भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। देखिए, सबसे पहले तो हम देखें एक ब्रीफली हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उन सभी को हम एक विषय सूची टाइप में हम उसको बना लेते हैं। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टॉपिक पर। आइए हम समझते हैं एक विषय की, इस पूरे टॉपिक की एक विषय सूची बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को हम किन किन चरणों में पढ़ेंगे और किन किन विषयों से संबंधित हम हड़प्पा सभ्यता को समझेंगे। देखिए, मैंने लिखा है इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़प्पा सभ्यता की अपनी क्या भूमिका रही है। जो भी उसके समकालीन सभ्यताएं नहीं हैं, उससे कंपैरिजन करते हुए हम यहाँ पर सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे उत्पत्ति, कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है उससे संबंधित क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, किस किस के द्वारा और किस समय किस स्थल की खोज की गई, और हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई, मतलब उसकी जो खोज हुई, वो किन किन क्षेत्रों में हुई, और उससे संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट होगा हमारा कालक्रम से संबंधित, मतलब इस सभ्यता का जो कालक्रम है उससे संबंधित बहुत सारे विवाद हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि इस सभ्यता का कालक्रम जो रहा है वो क्या रहा है। इन सभी चीज़ों पर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा विस्तार, कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ है वो किन किन क्षेत्रों में हुआ है, कि भारत के उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ है वो किन क्षेत्रों में हुआ है। इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन हम इस टॉपिक पर करेंगे। और पांचवा जो टॉपिक होगा हमारा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो होगा हमारा महत्वपूर्ण स्थल से संबंधित, कि हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी मुख्य तथ्य हैं महत्वपूर्ण स्थलों से संबंधित, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे इस सभ्यता का पतन और इसका कारण, कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ उसका क्या कारण था, और पतन जो हुआ उससे संबंधित विद्वानों के अपने अपने क्या मत हैं। तो ठीक है, तो ये हम 6 टॉपिक्स में पूरी हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम एक सीक्वेंस वाइज पूरी हड़प्पा सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि सभ्यता से संबंधित हमारी अपनी एक समझ विकसित हो, और समझ के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की भूमिका। ठीक है, तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की भूमिका क्या रही है। तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की क्या भूमिका थी, भूमिका से संबंधित क्या मुख्य बातें हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, भूमिका से संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि इस सभ्यता का जो विस्तार है वो पश्चिमी उत्तर भारत में प्राप्त हुआ है, कि पश्चिमी उत्तर भारत में हड़प्पा सभ्यता के जितने भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वह पश्चिमी उत्तर भारत में प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी उत्तर भारत कौन सा है, ये देखिए, जैसे कि ये भारत है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जितने भी स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, वह इस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
तो इस सभ्यता का जो विस्तार है वो पश्चिमोत्तर भारत में हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम सभ्यता यह वही सभ्यता थी जिसमें हमें नगरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब ये सभ्यता जो थी वह पूरी तरीके से नगरीय नहीं थी, मतलब इसमें जितने भी स्थान थे वो सभी नगर नहीं थे, लेकिन अधिकांश जितने भी बड़े बड़े स्थल थे, जितने भी बड़े बड़े स्थल हैं, वह सभी उनका जो विकास हुआ है वो नगर के रूप में हुआ है। तो इसीलिए सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम नगरीय जो सभ्यता थी वह हड़प्पा सभ्यता ही थी। दूसरी जो मुख्य बात है, यदि हम उसके समकालीन सभी सभ्यताओं की बात करें, उसके समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी, जैसे कि नील नदी घाटी सभ्यता थी, जिसको मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं, जिसका जो विस्तार हुआ है, जिसका जो विकास हुआ वो नील नदी घाटी में हुआ, मिस्र में। एक तो हड़प्पा सभ्यता की वो समकालीन सभ्यता थी, और दूसरी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, उनके कंपैरिजन में यदि हम उन दोनों सभ्यताओं से हड़प्पा सभ्यता की कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो वह उनसे काफ़ी बड़ी थी, और वह इतना बड़ा उसका क्षेत्रफल था कि दोनों सभ्यताओं का योग यदि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्षेत्रफल को जोड़ लिया जाए, तब भी हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो उससे लगभग 12 गुना है। तो काफ़ी एक विस्तृत क्षेत्र में, काफ़ी बड़े क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ। दूसरा है कि मिस्र की सभ्यता, यदि हम बात करें अकेले मिस्र की सभ्यता, जिसको हम नील नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, मिस्र की सभ्यता से 20 गुना थी। अकेले मिस्र की सभ्यता यदि हम कंपेयर करें, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि अकेले मिस्र की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, जो उसका विस्तृत क्षेत्रफल है, वो 20 गुना था। ठीक है, इसका जो विस्तार है वह त्रिभुजीय आकृति में हमें प्राप्त हुआ है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है पूरा नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जितना भी है, यदि हम देखें तो इसका सबसे उत्तरतम जो स्थल है वह जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणतम स्थल जो अभी तक प्राप्त हुआ है हमें वह महाराष्ट्र में है, और सबसे जो पश्चिम में है वह है बलूचिस्तान क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका जो क्षेत्रफल है वो कुछ हमें इस प्रकार दिखाई देता है। तो ये त्रिभुजीय आकृति में जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, उसका विस्तार हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है ये सब भी कई बार पूछ लिया जाता है छोटे छोटे एग्जाम्स में, कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ, जो उसका उद्भव हुआ, वह सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हुआ है। मतलब सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में ही सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतम स्थल उसी क्षेत्र में पाए गए हैं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को एक दूसरे नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है सरस्वती सभ्यता। ठीक है, सरस्वती सभ्यता, यह भी नदी के नाम पर ही इसका रखा गया है। तीसरा है प्रथम नगरीय सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता जो थी वह हड़प्पा सभ्यता थी, इसलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। कांस्य युगीन सभ्यता, ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब ऐसी सभ्यता जिसमें बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल किया गया। कांसा तो समझते हैं ना आप कि कांसा का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तांबा और टिन को मिलाकर जो है वह कांसा बनता है। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता में जो बड़े पैमाने पर बर्तनों का और अन्य चीज़ों में, अन्य उपकरण बनाने में कांसे का इस्तेमाल जो है बड़े पैमाने पर मिला है हमें। ठीक है, तो इससे एक चीज़ सिद्ध होती है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांसे से रिलेटेड थी। मतलब इस कांसे का जो इस्तेमाल था वह हड़प्पा सभ्यता में एक बड़े पैमाने पर किया गया था, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, भूमिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य जितनी भी सभ्यताएं थीं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, उनके कंपैरिजन में हड़प्पा सभ्यता का अपना क्या महत्व है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का जो राजनीतिक या फिर व्यापारिक संबंध था वह इन सभ्यताओं से रहा है। ऐसे साक्ष्य में कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हड़प्पा सभ्यता की भूमिका से संबंधित कुछ मुख्य बातें। इसके बाद हमने देखा था अगला पॉइंट, वो क्या है, उत्पत्ति।
इसकी उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या अपने मत दिए हैं। सबसे पहले किस स्थान पर हड़प्पा से संबंधित स्थल जो हमें प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, उन सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो दूसरा टॉपिक होगा हमारा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। तो आइए देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, क्या क्या मुख्य बातें हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो खोज की गई है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई है वह कोई अचानक होने वाली कोई घटना नहीं थी। इससे संबंधित जो तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं वह काफ़ी पहले हमें प्राप्त हो गए थे। जब ब्रिटिशर्स भारत में रूल कर रहे थे, जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, उस समय ही हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ स्थलों की खोज की गई थी, लेकिन उस समय तक इन पर बहुत ज़्यादा कार्य नहीं किया गया था। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो 1826 में 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने हड़प्पा जो स्थल है जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर एक टीले की खोज की। मतलब वहाँ पर चार्ल्स मैसन ने देखा कि हड़प्पा में जो है कोई एक टीला है, कोई ऊंचा सा टीला है एक, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। उससे संबंधित कोई खुदाई का कार्य है या उससे संबंधित कोई भी रिसर्च का कोई कार्य उस समय नहीं किया गया और उसको वैसे ही मतलब छोड़ दिया गया। और दूसरी जो घटना घटित हुई है इससे संबंधित वो हुई है 1853 से 1856 के बीच में। उस समय क्या था कि भारत में क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे तो अंग्रेज जो है भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे। तो जो कि लाहौर से और कराची, जो कि कराची आपका अरब सागर के तट पर है, सिंधु नदी का जो मुहाना है उसके समीप ही कराची बसा हुआ है। तो लाहौर और कराची के बीच जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर इन दो शहरों को मिलाने के लिए रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। 1853 और 56 के बीच की बात है। तो उस समय ये जो थे आपके कनिंघम उस समय रेलवे डिपार्टमेंट में एक अधिकारी थे और इनके ही निर्देशन में जो है वह रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने सबसे पहली बार तो चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा नामक टीले की खोज की। उसके बाद में कनिंघम ने 1853 में हड़प्पा स्थल की खोज की। मतलब उन्होंने भी देखा कि हड़प्पा में जो कोई स्थल है और वहाँ पर एक ऊंचा सा कोई ढेर लगा हुआ, कोई टीले टाइप का है, लेकिन तब भी इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। उसके पश्चात जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, ये देखिए ये दो भाई थे, दो बंधु थे, जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। ये बेसिकली जब कनिंघम के निर्देशन में कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, तो ये दोनों इंजीनियर्स थे। उस समय रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य था वो इनके ही देखरेख में चल रहा था। तो इन्होंने सबसे पहली बार रेलवे लाइन बिछाने के समय कुछ ईंटों की आवश्यकता हुई और जिस टीले की खोज की गई थी चार्ल्स मैसन के द्वारा सबसे पहली बार 1826 में, उस टीले से कुछ ईंटें निकाली गई, लेकिन तब भी कार्य कुछ नहीं किया गया। उसके बारे में कुछ और जानने का प्रयास नहीं किया गया कि ये ईंटें कहाँ से आई हैं, इसके बारे में कोई रिसर्च की जाए, उससे संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर रूल कर रहे थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे, वह अपना हित साध रहे थे। उनको जो है अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे लाइन वो बिछा रहे थे भारत में, जो कि पाकिस्तान भी उस समय भारत का ही हिस्सा था और वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहे थे। तो उस समय भी इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। विलियम ब्रेंटन और जॉन ब्रेंटन ने सबसे पहली बार हड़प्पा नामक स्थान से कुछ ईंटें निकाली और उन ईंटों का जो इस्तेमाल था वो रेलवे लाइन बिछाने में किया, लेकिन उससे संबंधित कोई रिसर्च कार्य नहीं किया गया। सबसे पहली बार यदि हम खोज की बात करें या फिर किसी रिसर्च की बात करें तो वो होती है 1921 में, 1921 में जॉन मार्शल ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बने और इनके ही निर्देशन में, इनके ही डायरेक्शन में सबसे पहली बार हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली बार हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई और इनके निर्देशन में खुदाई की गई और खुदाई करवाई दयाराम साहनी ने। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है यहाँ पर, किसके निर्देशन में ये कार्य किया गया? ये कार्य किया गया जॉन मार्शल के निर्देशन में, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। और यह कार्य जो करवाया वह दयाराम साहनी ने करवाया। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो खुदाई का कार्य किया गया हड़प्पा सभ्यता में वह किया गया 1921 में, 1921 में आके सबसे पहली बार जो एक टीला खोजा गया था सबसे पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा। उसके बाद कनिंघम ने भी कुछ चीज़ें वहाँ पर देखी,
फिर रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहाँ से कुछ ईंटें निकाली गई, लेकिन रिसर्च कार्य, कोई भी खोज कार्य नहीं किया गया। लेकिन सबसे पहली बार जब खुदाई की बात आती है, यदि हम रिसर्च की बात करें, तो सबसे पहले 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उनके डायरेक्शन में दयाराम साहनी ने इस स्थान की खुदाई करवाई। ठीक है। अब उसके पश्चात अन्य स्थलों की खुदाई की गई, उसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। इस प्रकार अन्य और भी बहुत सारी जगहों पर इस सभ्यता से संबंधित स्थल खोजे गए और उनके खुदाई कार्य किया गया। लेकिन यह कार्य हमारे 1947 तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए, तब तक कोई बड़े स्तर पर नहीं किया गया। मात्र लगभग सिर्फ 40 स्थल ऐसे थे जो कि 1921 से 1947 तक 1921 से 1947 तक खोजे गए और इनकी खुदाई का कार्य किया गया। सिर्फ 40 स्थल ऐसे थे। और यदि हम वर्तमान की बात करें तो अभी तक इसमें कुल लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जहां पर उसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो स्वतंत्रता से पहले तक हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए उन पर कोई बड़े पैमाने पर कार्य नहीं किया गया। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जैसे ही हमने आज़ादी प्राप्त की तो हमने इस पर बड़े पैमाने पर कार्य किया और 1947 से आज तक अभी तक इसमें लगभग 1400 स्थलों की खुदाई की जा चुकी है। 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं और उन पर उत्खनन कार्य किया जा चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तक, मतलब जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी 1947 तक, तब तक इस पर कोई बड़े स्तर पर कार्य नहीं किया गया था। मात्र 40 स्थल ऐसे थे जिनकी खोज की गई थी और उन पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कार्य नहीं किया गया था। लेकिन 1947 के पश्चात हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लगभग 1400 स्थलों की खोज की और उनका उत्खनन किया, उनकी खुदाई की और वहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त किए, जिससे कि हमें उस सभ्यता को समझने में सहायता प्राप्त हुई। ठीक है। तो ये है आपका उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे विस्तार, कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह किन किन क्षेत्रों में है। यदि पूर्व में बात करें हम या फिर पश्चिम में बात करें, उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में इसका जो विस्तार है वो किन किन स्थलों तक है और कौन कौन से देशों में इसका विस्तार ज़्यादा पाया गया है। ठीक है। सामान्यतः हम देखते हैं तो 3 देशों में जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल पाए गए हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थल अभी तक खोजे गए हैं, लेकिन जो अधिकांश संख्या है वह पाकिस्तान और भारत में है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह किन किन क्षेत्रों में है और उसके मुख्य जो स्थल हैं वो किन किन स्थानों पर खोजे गए हैं। ठीक है। तो वीडियो से संबंधित अपनी जो भी आपके कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। धन्यवाद।